Hello friends, welcome to my SKM Education YouTube tutorials. Friends, I am Sudhir Kumar and today I am going to teach about the topic of voice, which is very important for your examinations and other competition examinations. Friends, आज हम आप लोगों के बीच में वॉइस टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके लिए 9-10 के बच्चों के लिए या फिर जो जनरल कंपटीशन एसएससी जेएसएससी का तैयारी करते हैं उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बहुत सारे ने हमें कहा कि आप सर एक वॉइस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो हमने वॉइस टॉपिक पर ही एक वीडियो लेके आए हैं जो कि आज हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से उसको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि उसमें जो आपको त्रुटि नजर आए या फिर जो आपको कमी नजर आए या फिर आप अगर किसी प्रकार के कंफ्यूज में हैं तो वो कंफ्यूज आपका पूरा हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में आपका जाता रहे। तो दोस्त, हम देर न करते हुए इस टॉपिक को हम आगे ले जाते हैं। वॉइस, वॉइस का मतलब होता है वाइट। दोस्तों, इसको आप बहुत ही गहन तरीके से थोड़ा समझिए। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वॉइस को समझने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स आज हम वॉइस को बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम समझाएंगे। फ्रेंड्स, वॉइस को समझने से पहले आपको एक चीज जानना अवश्य है जो कि आपके लिए रामबाण की काम करेगा। ये रामबाण क्या है, तो आपको ये चीज डिनोट करना, अपने कॉपी में नोट करना बहुत ही जरूरी है। वो क्या है? नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये आप कॉपी में लिख लीजिए। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अगर नॉमिनेटिव केस आपका आई है, नॉमिनेटिव केस अगर आपका आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आपका हो जाता है क्या? मी। अगर नॉमिनेटिव केस आपका अगर यू है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी हो जाता है यू। अगर नॉमिनेटिव केस आपका वी रहता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आपका हो जाता है अस। अगर नॉमिनेटिव केस में अगर आपका दे रहता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है आपका देम। अगर नॉमिनेटिव में ही है तो यहां हो जाएगा आपका हिम। अगर यहां सी है तो यहां हो जाएगा आपका हर। अगर यहां कोई नेम है नॉमिनेटिव केस में तो जो नाम रहेगा उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, नेम के बदले में आपका नेम ही रहेगा। अगर नॉमिनेटिव केस में आपका इट रहता है तो इट के बदले में भी यहाँ रहेगा आपका इट। इज दैट क्लियर? आप इसको समझ लीजिए। ये जो टॉपिक है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपके वॉइस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंस ये वर्ड हैं जो आपके वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने में ये बहुत ही काम आए। तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये नॉमिनेटिव केस अगर आपका आई रहता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आपका मी हो जाएगा। अगर नॉमिनेटिव केस आपका यू रहता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी आपका यू ही रहेगा। अगर आपका नॉमिनेटिव केस आपका वी रहता है इसका ऑब्जेक्टिव केस अस रहेगा। नॉमिनेटिव में अगर आपका दे रहता है
तो दे का देम हो जाएगा। फिर अगर यहाँ ही रहता है तो ही का हिम हो जाएगा। सी का हर हो जाएगा। नेम का नेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ईट में भी ईट ही रहेगा। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम वॉइस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों वॉइस को जानने के लिए सबसे पहले इसका हम मीनिंग को समझते हैं। वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉच। वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस क्या है, इनका डेफिनेशन पहले जानेंगे। फिर ये कितने प्रकार होते हैं उनको जानेंगे। और इसको बनाने का, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को हम समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, वॉइस का मतलब होता है अर्थ, सॉरी वॉच। वॉइस किसे कहते हैं? तो वॉइस क्या है? वॉइस का मतलब ही होता है आपका डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन को परफॉर्म करता है। कहां पर? किसी सेंटेंस पर। डूअर ऑफ एक्शन का कहने का मतलब है काम करने वाला को परफॉर्म करता है। कहां पर? किसी सेंटेंस पर। तो इसका हम डेफिनेशन जानेंगे। वॉइस क्या है? तो सर वॉइस तो बताना बहुत ही इजी है। क्या है? तो वॉइस वह वर्ड है, वॉइस वह वर्ड है जो परफॉर्म करता है किसको? डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन को डिनोट करता है। कहां पर? इन ए सेंटेंस में आर कॉल्ड वॉइस। इसको हम थोड़ा सा बनाकर हम बोलेंगे द वर्ड विच परफॉर्म, जो परफॉर्म करता है। किसे परफॉर्म करता है? तो डूअर ऑफ एक्शन। द वर्ड विच डिनोट डूअर ऑफ एक्शन कहां पे? इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस पे आर कॉल्ड वॉइस। उसे हम कहेंगे क्या? वॉइस। देखिए वॉइस, वॉइस देखिए, देखेंगे द वर्ड which perform doer of action। जब doer of action को कोई डिनोट करता है, are called उसे कहा जाता है कहां पर? in a sentence are called voice। उसे हम क्या बोलेंगे? वॉइस कहेंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं कि वॉइस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसको हम लिख देंगे वॉइस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वॉइस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये वेरी सिंपल है। लिखेंगे वॉइस आर इट। वॉइस की जगह में हम इट का प्रयोग करेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला पार्ट क्या है? एक्टिव वॉइस। एंड सेकंड पार्ट क्या है? पैसिव वॉइस। दोस्तों यहां देखिए, यहां क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं वॉइस। वॉइस क्या है? वॉइस का मतलब होता है वॉच। वॉइस किसे कहते हैं? तो जो डूअर ऑफ एक्शन को परफॉर्म करता है, डिनोट करता है कहां पर? किसी सेंटेंस पे, उसे हम बोलेंगे क्या? वॉइस। तो जस्ट उसी को लिखना आपको। वॉइस क्या है? द वर्ड, वैसे वर्ड विच परफॉर्म, जो प्रदर्शित करता है या डिनोट करता है। कहा? किसको? डूअर ऑफ एक्शन। जो डूअर ऑफ एक्शन को डिनोट करता है, काम करने वाला को प्रयोग करता है, परफॉर्म करता है। कहां पर? इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस पे आर कॉल्ड वॉइस। उसे हम वॉइस कहेंगे। आर कॉल्ड वॉइस।
अब हम जानते हैं कि वॉइस का दो पार्ट्स होता है, दो भाग में बांटते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन? पहला हो गया आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा हो गया आपका पैसिव वॉइस। वेरी सिंपल है। सबसे पहले हम वॉइस देखें, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं उनको देखें। अब हम यहाँ देखेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी काम होता है, कोई भी किसी सेंटेंस में काम को कोई परफॉर्म करता है तो परफॉर्म दो ही चीज को कर सकता है, या तो कोई आपका सब्जेक्ट करेगा या तो कोई आपका ऑब्जेक्ट करेगा। तो जो सेंटेंस में काम जो है सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उसे हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। एंड जो वर्क जो है या जो एक्शन है, उस एक्शन अगर ऑब्जेक्ट के द्वारा या एजेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है तो उसे हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। इज दैट क्लियर? तो इसको हम लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? देखिए एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? तो वैसे सेंटेंस या फिर किसी सेंटेंस में काम जो है, एक्शन जो है सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है या पूरा किया जाता है, काम को पूरा किया जाता है, उसे हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले आप एग्जाम्पल समझिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे कि he plays football. वो फुटबॉल खेलता है। तो खेलने का कार्य कौन कर रहा है? ही कर रहा है। ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ जो काम हो रहा है वो ही के द्वारा पूरा हो रहा है। तो जो कार्य या जो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा पूरा होता है उसे हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। इज दैट क्लियर? बहुत इजी है कि वैसे सेंटेंस जिसमें काम जो है, एक्शन जो है सब्जेक्ट द्वारा पूरा होता है उसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। इसको हम लिखेंगे when in a sentence the action is done by, when in a sentence the action is done by subject, are called एक्टिव वॉइस। और ध्यान दीजिए, इसमें लिखे क्या है? when in a sentence, जब किसी सेंटेंस में the action is, एक्शन बोले तो कोई काम, जब किसी सेंटेंस में काम जो है डन होता है, डन मतलब पूरा होता है, किसके माध्यम से? बाय सब्जेक्ट के द्वारा अगर पूरा होता है, आर कॉल्ड, तो उससे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ही प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो खेलने का कार्य कौन कर रहा है? ही कर रहा है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर? सेकंड देखते हैं क्या? पैसिव वॉइस। पैसिव
वॉइस। तो पेसिव वॉइस जो है जस्ट उसका अपोजिट है। तो इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट और एजेंट ये दोनों सेम टर्म है, ठीक है। आप कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ऑब्जेक्ट की जगह हम कभी आप एजेंट बोलते हैं और एजेंट की जगह हम कभी आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये दोनों आपका सेम टर्म है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम बोले कि सर जब काम सब्जेक्ट के द्वारा होता है तो उसको हम बोलेंगे कि क्या, एक्टिव वॉइस। लेकिन यहाँ हम बोलेंगे कि जब काम ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है या एजेंट के द्वारा होता है तो उसे हम बोलेंगे क्या, पैसिव वॉइस। जैसे फॉर एग्जांपल कीजिए, फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम इनको लिखते हैं, ये प्ले फुटबॉल था, क्या हम लिखेंगे द फुटबॉल is played by him। द फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम। फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता है। किसके द्वारा, उसके द्वारा। यहाँ उसके क्या है आपका, हिम, ये आपका एजेंट है या फिर इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ भी काम हो रहा है लेकिन काम जो है आपका एजेंट के माध्यम से पूरा हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। क्लियर, इसी को ऊपर में लिख देना है कि when in a sentence जब किसी सेंटेंस में the action is when in a sentence the action is done by एजेंट, जब कार्य जो है एजेंट के द्वारा पूरा होता है, आर कॉल्ड उसे कहा जाता है पैसिव वॉइस। उसे हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्लियर, देख लीजिए एक बार, एक्शन क्या, एक्टिव वॉइस क्या है, व्हेन इन ए सेंटेंस, जब किसी सेंटेंस में द एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट, जब एक्शन जो है सब्जेक्ट के द्वारा पूरा होता है, आर कॉल्ड एक्टिव वॉइस, उसे हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। फिर क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए ही प्ले ए फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, खेलने का काम कौन कर रहा है, ही क्या है, सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर। आगे क्या है, पैसिव वॉइस, व्हेन इन ए सेंटेंस द एक्शन इज डन बाय एजेंट, जब किसी सेंटेंस में काम जो होता है एजेंट के माध्यम से पूरा होता है, आर कॉल्ड पैसिव वॉइस, उसे हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल के लिए, द फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, फुटबॉल जो है उसके द्वारा खेला जा रहा है। यहाँ कार्य किसके द्वारा हो रहा है, हिम के द्वारा। क्लियर, अब इसको नोट डाउन भी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ नेक्स्ट क्या देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस को देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम अंतर देखते हैं। जैसे कि इधर हम एक्टिव वॉइस लिखते हैं, एक्टिव वॉइस, और इधर लिखते हैं हम पैसिव वॉइस। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एग्जाम्पल क्या था, पहले एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं हम। जैसे यहां हम लिखे थे he
ही प्ले फुटबॉल, ही प्ले फुटबॉल, यही ना है। इसमें एग्जाम्पल हम लिखे थे, द फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम, फुटबॉल जो है उसके द्वारा खेला गया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है कार्य सब्जेक्ट के द्वारा होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में जो है कार्य आपका एजेंट के द्वारा होता है। यहाँ हम लिखिएगा पहला अंतर, वर्क इज या एक्शन इज डन बाई, एक्शन इज डन बाई, एक्शन जो है पूरा होता है किसके द्वारा, बाई सब्जेक्ट के द्वारा, क्योंकि आपका प्ले खेल किसके द्वारा हो रहा है, ही के द्वारा, इसके द्वारा पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ खेल हिम के द्वारा हो रहा है, और हिम आपका क्या है, आपका एजेंट है। यहाँ हम लिखेंगे एक्शन, यहाँ हम लिखेंगे एक्शन इज, एक्शन इज डन बाई एजेंट। यहाँ जो है एक्शन एजेंट के माध्यम से आपका पूरा हो रहा है। क्लियर। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट को हम लोग सेंटेंस के पहले में प्रयोग करते हैं, और एजेंट जो होता है सब्जेक्ट के अंत में प्रयोग होता है। उस चीज को हम डिनोट करेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट always use, subject always use to the beginning of sentence। सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस के शुरुआत में प्रयोग किया जाता है, बट लेकिन एजेंट always use to the end of sentence। लेकिन एजेंट जो होता है सेंटेंस के अंत में प्रयोग किया जाता है। क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ बाय का प्रयोग हम लोग किए हैं, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का भी बाय का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चौथा, इसमें प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ कोई प्रीपोजिशन आपका नहीं है, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में बाय का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। यहाँ लिखेंगे देयर इज नो preposition used in sentence। सेंटेंस में किसी प्रकार का प्रीपोजिशन यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता, बट यहाँ जो है प्रीपोजिशन के रूप में हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे we use the preposition एज ए बाय, हम लोग बाय के रूप में प्रयोग करते हैं इन ए सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस में प्रीपोजिशन बाय के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। यहां देखिए पांचवा क्या लिखेंगे, ये सब्जेक्ट जो है हमेशा नॉमिनेटिव केस में प्रयोग होता है, लेकिन ये एजेंट जो होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट इज always used
always used in nominative case। सब्जेक्ट जो होता है हमेशा नॉमिनेटिव केस के रूप में प्रयोग किया जाता है, बट लेकिन एजेंट जो होता है आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। यहां हम लिखेंगे बट एजेंट इज always used in ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन एजेंट जो होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इसको एक बार फिर समझ लीजिए। इसमें क्या है, ही प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। इसमें क्या है, द फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम। इसमें क्या है कि फुटबॉल जो है उसके द्वारा खेला जा रहा है, खेला जाता है। यहाँ एक्शन जो है सब्जेक्ट के अनुसार से क्रिया हो रहा है और यहाँ जो एक्शन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार से आपका कंप्लीट हो रहा है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक्शन जो डन हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, तो लिखेंगे एक्शन इज डन बाई सब्जेक्ट। यहाँ एक्शन किसके द्वारा डन हो रहा है, हिम के द्वारा। यहाँ लिखेंगे एक्शन इज डन बाई एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, सब्जेक्ट एलवेज यूज टू द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट जो होता है हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में प्रयोग किया जाता है, बट एजेंट इज एलवेज यूज टू द एंड ऑफ सेंटेंस। लेकिन एजेंट जो है हमेशा सेंटेंस के अंत पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, देयर इज नो प्रीपोजिशन, देयर इज नो प्रीपोजिशन यूज इन सेंटेंस। सेंटेंस में किसी प्रकार का प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता है, बट यहाँ हम देखते हैं वी यूज द प्रीपोजिशन एज ए बाई। हम लोग यहाँ प्रीपोजिशन जो होता है बाई के रूप में प्रयोग करते हैं इन ए सेंटेंस। 5 में क्या है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज इन नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट जो होता है हमेशा नॉमिनेटिव केस में प्रयोग करते हैं, बट एजेंट इज ऑलवेज यूज इन ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन एजेंट जो होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। तो हम समझते हैं कि ये डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल हम क्या देखते हैं, रूल नंबर 1। ये रूल थोड़ा आप ध्यान से देखिए। एक्टिव वॉइस का ए भी बोले तो एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हम एग्जांपल क्या लिखे थे, ही प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, ये था। इसको जब हम पीवीएम बनाए थे पैसिव वॉइस में, यहाँ हुआ था क्या, द फुटबॉल इज the football is played by him। यहाँ थोड़ा आप देखिए, इसमें क्या है कि ही प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। यहाँ हम उसी को लिखेंगे कि द फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल जो है उसके द्वारा खेला जाता है। यहाँ देखिए ये फुटबॉल आपका यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये आपका क्या था, सब्जेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है आपका जाके यहाँ बन गया एजेंट, और ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ आके बन गया आपका सब्जेक्ट। क्लियर? लेकिन यहाँ ये नॉमिनेटिव केस में है, यहाँ की हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? इसी चीज को हम लिखेंगे, नॉट में इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, तो सर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाके एजेंट बन जाता है, एंड एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका
पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ये पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि आप एक्टिव वॉइस में कोई भी टेंस आप कोई भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, बट पैसिव वॉइस में आप हमेशा V3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। 2 पॉइंट यहां से हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, बोले तो ही, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस का मतलब है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वो क्या हो जाता है, बिकम ऑब्जेक्ट बन जाता है। कहाँ, पैसिव वॉइस में, बिकम becomes agent of passive voice, agent of passive voice, but and means or, and the object of active voice, the object of active voice, the object of active voice, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है ये क्या हो जाता है कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। एक बार फिर से देख लीजिए, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, बिकम एजेंट ऑफ पैसिव वॉइस, वो जो होता है पैसिव वॉइस का एजेंट बन जाता है। ये सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का एजेंट बन जाएगा और ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ के सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? और क्या है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, बिकम हो जाता है, क्या हो जाता है, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? ये आपका पहला रूल था। दूसरा क्या है कि एक्टिव वॉइस में हम कोई भी वर्ब का प्रयोग हम कर सकते हैं, टेंस में कोई भी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, बट पैसिव वॉइस में हमेशा आपका वर्ब 3 का ही प्रयोग होता है, V3। क्लियर? यहां हम लिखेंगे we can use any form of verb in active voice, बोल रहा है कि हम लोग एक्टिव वॉइस में वर्ब के कोई भी रूप को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, बट लेकिन we always use verb 3 in पैसिव वॉइस, लेकिन हम लोग पैसिव वॉइस में ओनली वर्ब 3 का ही प्रयोग करते हैं। इट दैट्स क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है, वी कैन यूज, हम लोग यूज कर सकते हैं, एनी फॉर्म ऑफ वर्ब का कोई भी रूप हम लोग प्रयोग कर सकते हैं इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में हम लोग वर्ब का कोई भी रूप हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, बट लेकिन वी ऑलवेज यूज वर्ब 3 इन पैसिव वॉइस, लेकिन हम लोग पैसिव वॉइस में ओनली फॉर वर्ब 3 का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर? इनको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हम नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, इनके कुछ रूल्स हैं
उन रूल्स को पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इनके रूल्स यहाँ हम 4 रूल्स पढ़ेंगे। पहला हम बात करेंगे क्या, वॉइस ऑफ टेंस, टेंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे हम वॉइस ऑफ मॉडल, तीसरा बात करेंगे हम वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, और चौथा बात करेंगे हम वॉइस ऑफ इनफाइनाइट वर्ब। ये 4 टॉपिक पे हम बात करेंगे और पूरे वॉइस को हम कवर कर लेंगे। इस टेंस में क्या है, टेंस में हम बात करेंगे हम 3 चीज पर। किस पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इस पर बात करेंगे। यहां से हम फ्यूचर टेंस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस में आपका सेल और विल का प्रयोग होता है, और सेल और विल जो है दोनों मॉडल में भी आता है, इसलिए हम लोग उसको मॉडल में ले आके उसको पढ़ेंगे। इसके बाद वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, उस चीज को हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद वॉइस ऑफ इनफाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, बारी बारी करके हम लोग चारों को पढ़ना। क्लियर? तो अब हम आगे हम नेक्स्ट टॉपिक आप मारिए वॉइस ऑफ टेंस। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आप मारिए वॉइस ऑफ टेंस। वॉइस ऑफ टेंस, वॉइस ऑफ टेंस में क्या देखना है, पहला हम बात करेंगे वॉइस ऑफ टेंस जानने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर आना जरूरी है। स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो ये आपका दिमाग से फ्लॉप हो जाएगा। आपको टेंस आना जरूरी है, टेंस आप पढ़िएगा तभी आप वॉइस को आप कवर कर पाइएगा। तो अगर आप टेंस अगर नहीं पढ़े हैं तो आप साइड बुक से आप टेंस देख सकते हैं, या फिर अगर आप कमेंट में लिखिएगा कि नहीं सर आपको हमको टेंस का भी जरूरत है, तो टेंस का भी हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। यहाँ क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे, हालांकि पढ़ाते समय हम कुछ हेल्प भी करते जाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस, ये दोनों टॉपिक हम एक ही बार कवर करेंगे, एक एक करके नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट और या फिर सिंपल पास्ट टेंस, तो आप अगर नहीं जानते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? नहीं जानते तो उसको नोट डाउन करते जाइए। इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है,
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम क्या लिखे हैं, देखिए तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 या V5 क्या है, तो V1 या V5 आपका है वर्ब का रूप है, ये वर्ब का पहला रूप है, ये वर्ब का पांचवा रूप है, यहाँ आपका वर्ब का दूसरा रूप है। तो यहाँ आप लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। पहले हम एक्टिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर लिखते हैं, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट का। तो सबसे पहले आप सिंपल प्रेजेंट का लिखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5 प्लस क्या है ऑब्जेक्ट है, यही ना है। सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट टेंस का क्या देखते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस V2, देखिए यहाँ आप V2 लिख सकते हैं, देखिए सब्जेक्ट प्लस, इसको अगर हटा दीजिए तो यहाँ क्या बच रहा है V2। तो अगर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपका सिंपल पास्ट हो जाता है, और अगर इसको अगर इधर कवर करते हैं, इसको ढक देते हैं तो यहाँ बन जाता है बस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर। तो अगर ये आपका एक्टिव वॉइस है, जिसको हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बदलने का स्ट्रक्चर क्या, देखिए आपको स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, स्ट्रक्चर नहीं आएगा आप बना नहीं पाइएगा, इसलिए स्ट्रक्चर आप आराम से समझिए। अभी हम रूल्स में लिखा है, ये ऑब्जेक्ट जो है आके आपका बन जाएगा क्या सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया आपका सब्जेक्ट। क्लियर। अगर V1 या V5 रहता है, V1 या V5 रहता है अगर आपका क्वेश्चन में, तो उसके बदले में हम इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है सब्जेक्ट के अनुसार से आपका ये लगेगा, अगर आपका ही है ये के साथ इज लगाएंगे, आई है तो आई के साथ एम लगाएंगे, दे है दे के साथ आर लगाएंगे। तो ये V1 या V5 रहेगा। इसके बाद ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका बन जाएगा आपका एजेंट, ये हो जाएगा आपका एजेंट बन जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर V2 रहता है तो V2 की जगह में हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगर ही रहेगा तो ही के साथ हम वाज, दे के साथ वेयर, क्लियर ना, सी के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जिसे अभी बता रहे हैं, he writes a letter, ध्यान दीजिएगा, he writes a letter, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। इसको हमको बदलना है किसमें, पैसिव वॉइस में। यहाँ क्या है ही, तो ही यहाँ दिखेगा, ही आपका सब्जेक्ट है तो बन जाएगा आपका एजेंट, यहाँ चला जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये बना जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसको आप सब्जेक्ट बनाइए। सब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आपका ए लेटर है, तो ये सबसे बाद में, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ लिखेंगे हम ए लेटर। क्लियर। यहाँ देखिए कौन है, वर्ब 5 है। हम क्या बोले थे कि अगर V1 या वर्ब 5 रहेगा तो उसके बदले हम इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ए लेटर में कौन सा सूट कर रहा है, ए लेटर के साथ एक लेटर, मतलब एक लेटर है तो इसमें हम इज का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। यहाँ आपका ए लेटर के साथ हो जाएगा एज। इसके बाद यहाँ यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ आपका प्लस के बाद यहाँ V3 हो जाएगा, प्लस में फिर बाई हो जाएगा, फिर आपका एजेंट हो जाएगा, यहाँ थोड़ा छूट गया। तो अब इज हो गया। इसके बाद यहाँ कौन वर्ब लगाना है, V3, तो यहाँ
वर्ब 5 क्या है? राइट। तो राइट का वर्ब 3 क्या हो जाएगा? रिटेन। यहाँ हो जाएगा ए लेटर इज रिटेन, फिर यहाँ क्या है? बाय, बाय लिखिएगा। इसके बाद क्या है? एजेंट। एजेंट आपका कौन बनता है? ये सब्जेक्ट जाके बनता है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? हिम, ही है। तो ही आपका कौन केस में है? नॉमिनेटिव केस में है। तो नॉमिनेटिव केस हम जो पहले लिखाए थे सबसे एट फर्स्ट, वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले लिखाए थे कि चैप्टर स्टार्टिंग करने से ये ही है, तो ही आपका नॉमिनेटिव है। तो नॉमिनेटिव का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। क्या हो जाएगा आपका? हिम। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। क्लियर? एक बार फिर समझ लीजिए, ए लेटर है जो लास्ट में, उसको फर्स्ट में लिखना है, जो फर्स्ट में सब्जेक्ट है उसको लास्ट में एजेंट बनाना है। लेकिन याद रहे ये नॉमिनेटिव केस है, तो उसको आपको बदलना है ऑब्जेक्टिव। क्या क्या लिखें? ए लेटर, लेटर के साथ क्या लगेगा? इज, इज लगाए। इसके बाद क्या है? राइट, तो राइट V5 है, इसको हम V3 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? रिटेन। फिर आपका यहाँ बाई है, बाई लगाए। एजेंट, एजेंट आपको कौन केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। ये सब्जेक्ट आपका क्या था? ही का हो जाएगा आपका हिम। क्लियर? दूसरा एग्जांपल में जिसे लिखते हैं, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। देखिए ये आपका है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इसको हमको बदलना है। तो ए लेटर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। हम क्या बोले थे? ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। ये ए लेटर को आप पहले लिखिए, यहाँ हो जाएगा ए लेटर। इसके बाद ए लेटर मतलब क्या? एक पत्र, एक पत्र। तो एक पत्र के साथ यहाँ देखिए रोट है, तो रोट अगर मतलब क्या? वीटो, वीटो रहेगा तो उसके बदले में हम प्रयोग करेंगे वाज या वेयर। यहाँ एक लेटर है, तो एक लेटर के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? जाहिर सी बात है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये आपका हो जाएगा क्या? वाज। यहाँ हो जाएगा ए लेटर वाज। इसके बाद क्या है? वर्ब 3 है, तो रोट क्या है? V2 है, तो रोट किसका फॉर्म है? राइट का। तो राइट का वर्ब 3 अगर हम बनाते हैं तो हो जाएगा आपका क्या? रिटेन। यहाँ हम लिख देंगे रिटेन। फिर क्या हो जाएगा? बाई, रिटेन बाई। फिर ये जो है आपका ही, ये आपका बन जाएगा एजेंट। तो ही आपका नॉमिनेटिव केस में है, तो नॉमिनेटिव केस आपका बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में ही हो जाएगा आपका हिम। क्लियर? ये हो जाएगा हिम, ये हो गया आपका पैसिव। अब इसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। ठीक है? सबसे पहले इसका आप स्ट्रक्चर जान लीजिए, नहीं जानते हैं सीख लीजिए एक बार। अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस क्या हो जाएगा? प्लस होता है आपका वर्ब 4 प्लस फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और अगर ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है? नहीं भी टेंस पढ़े हैं तो कम से कम वर्ब का अगर फॉर्म आप जानते हैं, वर्ब का रूप जानते हैं, किताब से अगर आप पीछे देख भी सकते हैं। आपका अगर बुक होगा तो बुक में देख लीजिएगा वर्ब का फॉर्म, आपको कठिनाई ज़्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। और ऐसे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है
प्रॉब्लम सॉल्वर रहता है वही जिंदगी में सक्सेस भी करता है। तो आगे यहाँ देखिए सर, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर इसका एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं क्या है। इसका पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखिए, फिर क्या है ए या आर या एम, प्लस क्या है वर्ब फोर, प्लस क्या है ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस, अगर इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट बनेगा आपका सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट बनेगा आपका एजेंट। और यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये तो आपका सब्जेक्ट प्लस ईआरएम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर रहता है, वाज या वेयर रहता है और वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका सब्जेक्ट और यहाँ इज आर एम है तो इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होगा, ये जस का तस रहेगा। वाज वेयर है तो यहाँ भी वाज वेयर ही रहेगा। प्लस थोड़ा सा इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें बीइंग जोड़ देना, BEING, बीइंग जो ऐड कर देना है। इसके बाद हम क्या बोले थे कि आपका पैसिव वॉइस में ऑलरेडी आपका वर्ब थ्री रहेगा। इसके बाद बाय भी तो आपका एक जरूरी है क्योंकि प्रीपोजिशन के रूप में हम बाय का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट आपका बन जाएगा एजेंट। कोई दिक्कत? इसे एग्जांपल में हम देखते हैं, एग्जांपल देखिएगा समझ में आपको आ जाएगा। इसके बाद आपके पास अगर बुक है तो उस बुक से आप इसको बना सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनता है मेरा व्हाट्सएप नंबर लिंक पे दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए एक जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, पहला एग्जांपल, he is writing a letter, he is writing a letter। ये है आपका एक्टिव वॉइस का, वह एक पत्र लिख रहा है, एक्टिव वॉइस है। तो हम क्या बोले थे कि ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट। इसको हम लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर। इसके बाद क्या है, ए लेटर। इसके बाद ए लेटर मतलब एक पत्र, तो जाहिर सी बात है कि एक पत्र है तो यहाँ इज आर एम का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यहाँ इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट है तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ए लेटर के साथ भी आपका लगेगा क्या, इज। इस बाद बीइंग लगाना है क्योंकि देखिए इज आर एम का बीइंग है, यहाँ बीइंग ऐड करेंगे। इसके बाद वर्ब थ्री है तो राइटिंग का हो जाएगा आपका रिटन, रिटन हो जाएगा। फिर क्या है, बाई ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ बाई है। और एजेंट, ये सब्जेक्ट बनेगा आपका एजेंट, यहाँ हो जाएगा ही के बदले में हिम हो जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, दूसरा जैसे एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, यू वेर, दे वेर प्लेइंग फुटबॉल, दे वेर प्लेइंग फुटबॉल। वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, ये है आपका एक्टिव वॉइस में। वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, दे वेर प्लेइंग फुटबॉल। हम क्या बोले थे कि जो लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। इसको जब भी आप पीवी में बनाइएगा क्या हो जाएगा, द फुटबॉल, द फुटबॉल। इसके बाद वाज वेयर है, यहाँ देखिए फुटबॉल आपका सिंगल है तो सिंगल है
तो वाज वेयर यहाँ लग रहा है, तो वाज वेयर में हम वेयर में लगा के लिखेंगे क्या, वाज। इसके बाद बीइंग यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि आपको सूत्र में यहाँ फॉर्मूला में स्ट्रक्चर में बीइंग लिखाए हैं, यहाँ बीइंग हो जाएगा। फिर क्या है, वर्ब 3, तो प्लेइंग का वर्ब 3 हो जाता है क्या, प्लेड है, क्या हो जाएगा आपका प्लेड। फिर हो जाएगा क्या आपका प्लेड हो गया। फिर इसके बाद प्लेड के बाद यहाँ क्या हो जाएगा बाई। इसके बाद फिर क्या होगा, दे है आपका नॉनेटिव केस, इसको एजेंट बनाएंगे तो दे का आपका हो जाएगा क्या, देम, क्या हो जाएगा आपका देम हो जाएगा। क्लियर, ये है आपका पीवी, पैसिव वॉइस। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए और आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट जो आपका बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। और वीडियो को अंत करने से पहले एक बार हम बोलना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि हम अपने चैनल में लाइक्स व्यूअर्स को देखकर ही हम खुश होते हैं और इसी से मेरा मनोबल भी बढ़ता है। आप जितना मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, जितना देखेंगे, उतना ही मेरा मनोबल बढ़ता जाता है। और दोस्तों, आपके पीछे हम इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी के लिए धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त करते हैं।